हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ओवरफिटिंग एंड अंडर फिटिंग जो मशीन लर्निंग में इश्यूज होते हैं वो समझे। एंड ये कहा गया, आपको ये बताया गया कि ओवरफिटिंग इज एन इशू वेयर योर मॉडल परफॉर्म वेल with the training data but it fail with the test data। अंडर फिटिंग में आपको ये बताया गया कि योर मॉडल डू फेल विद द ट्रेनिंग डेटा इटसेल्फ, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा, आपके मॉडल को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई डेटा का पैटर्न कैसा है, तो वो वहीं पर ही फेल हो गया। ओके, दैट इज द अंडर फिटिंग। ऑलराइट, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं ये बता दिया मैंने, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं ये भी बताए थे मैंने आपको। एंड हमारा गोल यही था कि वी शुड हैव अ गुड फिट मॉडल, यानी आपको डेटा पॉइंट्स जो है वो लाइन पर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, ये आप चाहते हैं। कुछ इधर उधर भी हो जाए तो भी चलेगा। ओके, यदि आपके डेटा पॉइंट्स कुछ इधर उधर भी हो जाएंगे तो वी कैन अफोर्ड। फाइन, सो दैट इज अ गुड फिट लाइन, ये अपन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। R2 स्कोर, MSC, RMSC, ये जो है आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, ये पता लगाने के लिए कि आपके मॉडल ने कैसा काम किया। ठीक है, ऑलराइट। फिर आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि सिंपल मॉडल और कॉम्प्लेक्स मॉडल क्या होता है। सिंपल मॉडल वो मॉडल होता है, ओके, जो कि ये मान के चल रहा है कि जो मेरे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप है वो लीनियर है या एडिटिव है, और मैं अपने पॉइंट्स को आसानी से कैप्चर कर लूंगा। ये सिंपल मॉडल होता है। कॉम्प्लेक्स मॉडल वो होता है जो कि ये कहता है कि आई कैन आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर रिलेशनशिप इन द डेटा, एक्स और वाई के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप में आइडेंटिफाई कर लूंगा, ये मेरा कॉम्प्लेक्स मॉडल कहता है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमारा मॉडल ना तो ज्यादा सिंपल हो ना तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, वो इंटरमीडिएट हो तो चलेगा। दैट्स व्हाट वी वांट। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट मुझे जो आपको बताना था वो है बायस और वेरिएंस के बीच की लड़ाई, बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ये मुझे आपको बताना है। तो क्या है ये बायस एंड वेरिएंस? देखिए, लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन नाउ, और आपको मैं समझाता हूं कि बायस और वेरिएंस क्या होता है और क्यों हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में लड़ाई है। व्हाट इज द रीजन? सी, बायस का मतलब होता है एरर, और वेरिएंस का मतलब होता है कि कोई भी डेटा पॉइंट वो अपने मीन से कितना दूर है, यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स मीन, वो कितना दूर है, ये कहलाता है मेरा वेरिएंस। अब आपसे मैंने कहा कि भाई इन दोनों के बीच में, बायस और वेरिएंस के बीच में जो है ट्रेड ऑफ है, ठीक है, यानी कि लड़ाई है। अब वो कैसे है ट्रेड ऑफ, या आप ये कहें कि बायस और वेरिएंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ये कह सकते हैं अपन। या ये कह सकते हैं कि भाई बायस बढ़ेगा तो वेरिएंस घटेगा, और वेरिएंस बढ़ेगा तो बायस घटेगा। लेकिन ये होगा कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। आप यदि डेटा के टर्म्स में कुछ बता सको
तो फिर बात है, हम तो तभी उसी को देखकर समझ पाएंगे कि ये बायस और वेरिएंस मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, कैसा हिसाब है। ठीक, तो देखिए क्या है, यहां पर समझना पड़ेगा इन बातों को। बायस मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रिडिक्शन एंड द ट्रू प्रिडिक्शन, है ना, यही तो आपका रिग्रेशन में खेल था। मैंने क्या बोला, बायस का मतलब होता है एरर। तो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू के दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो बायस है या एरर है। ओके, एंड फिर अगली बात क्या हुई, अ मॉडल विद हाई बायस यानी जिसमें ज्यादा एरर है, सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति में प्रिडिक्शन और एक्चुअल ये जो दोनों हैं ये बहुत अलग अलग हैं, तभी तो वो इनका डिफरेंस ज्यादा आएगा। इसका मतलब यह है कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यू लेट अस सपोज 100 है और एक्चुअल वैल्यू 10 थी, तो तुम डिफरेंस निकालोगे तो 90 आ रहा है, यानी कि भाई बायस जो है या एरर जो है वो बहुत बड़ा है। ओके, अच्छा, यानी मॉडल अंडरफिटेड है। अंडरफिटेड यानी कि भाई मॉडल तो पैटर्न वैटर्न समझ ही नहीं पा रहा, तभी तो वो एरर फेंक रहा। यदि उसको डेटा का पैटर्न समझ में आ जाता तो वो एरर थोड़ी ना देता आपको, ये समझ में नहीं आया, पॉइंट ही पकड़ नहीं पा रहा है वो, तभी तो प्रिडिक्शन और एक्चुअल में अंतर आ रहा है। चलो ये तो बात बायस की हुई। वेरिएंस, वेरिएंस का क्या रोल है, वेरिएंस का रोल ये है कि भाई इट मेजर्स द वेरिएबिलिटी ऑफ द मॉडल प्रिडिक्शन अक्रॉस डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा सेट्स, यानी वेरिएबिलिटी ऑफ द मॉडल्स प्रिडिक्शन, मॉडल कैसे वेरी कर रहा है, measure the variability of the model's prediction across different data, अलग अलग डेटा पर मॉडल का बिहेवियर कैसा है। तो हाई वेरिएंस वो कह रहा है वो ओवरफिटिंग की तरफ जाएगा, उसका मतलब यह है कि उसने सारे डेटा पॉइंट को पकड़ लिया और उसने जो आलतू फालतू थे उनको भी पकड़ लिया, नॉइस इन द डेटा उसने उसको भी कैप्चर कर लिया, या रैंडम फ्लक्चुएशंस हो रहे थे उससे भी मेरा मॉडल सीख रहा है। ठीक है, उसको ये मान के चल रहा है कि यही रियल पैटर्न है। तो यदि हाई वेरिएंस होता मेरा मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी वो नॉइस से सीख रहा है, लर्निंग फ्रॉम नॉइस। ऐसे में यही स्थिति बनेगी कि ट्रेनिंग के दौरान तो मेरा मॉडल हाई एक्यूरेसी देगा या हाई स्कोर देगा और टेस्टिंग पे फेल हो जाएगा, लो स्कोर पे आ जाएगा, यानी कि मेरा मॉडल नॉइस से सीख रहा है। और वेरिएंस ज्यादा, वेरिएंस से ज्यादा यानी कि क्या कहें अपन, वेरिएंस ज्यादा का मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स बार ज्यादा, यानी डिफरेंस बिटवीन मीन एंड डेटा पॉइंट ज्यादा, यानी कि लेट अस सपोज ये आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपका मीन है, ये मान के चलो पॉइंट मीन है। तो भाई एक पॉइंट लेट अस सपोज यहां पर है, इस पॉइंट की इस मीन से दूरी निकालूंगा तो आप देख रहे हो ज्यादा, और ये पॉइंट तो भाई ये जो मेरा रेगुलर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे तो अलग ही छा रहा है ये पॉइंट, यानी सीधी सी बात है कि यार ये गड़बड़ पॉइंट है, ये नॉइस है ये, और मेरा मॉडल इसको भी पकड़ रहा है, यानी यहां तक भी उसने पहुंच बना ली, वो सबको सबको पॉइंट को कैप्चर कर रहा है, वो उसको भी कैप्चर कर रहा है। यही तो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरा मॉडल नॉइस पर सीखे, हम किसी को गलत थोड़ी ना सिखाना चाहेंगे ना, हम खुद सीखना चाहेंगे। आप जो सीखो सही सीखो, हम नहीं चाहते मेरा मॉडल नॉइस सीखे, नॉइस पर सीखे, ट्रेन हो। तो ऐसी स्थिति में वो है कि भाई वो बोलने लग गया कि भाई मैं तो सब कुछ समझ गया, सब कुछ सीख गया, और जब आपने उसको अनसीन डेटा दिया तो वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये तो आउटलायर थे, वो जब वेरिएंस ज्यादा हुआ, हाई वेरिएंस का मतलब ही यही है कि आपके डेटा में नॉइस थे, उनको भी पकड़ लिया उसने।
तो ये भी नहीं चाहिए मेरे को। अब आप कह रहे हो सर हम बायस समझ गए, आपने कहा एरर, हम वेरियस समझ गए, आपने कहा वेरिएबिलिटी, ये ज्यादा हुआ तो अंडर फिटिंग, ये ज्यादा हुआ तो ओवर फिटिंग। तो सर होना क्या चाहिए? हम चाहते हैं भाई ओवर फिटिंग ना हो, यानी थोड़े से एरर ले लो और थोड़ी बहुत गलतियां माफ करेंगे, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पता चला तुम्हारा मॉडल अंडर फिटिंग हो गया, यानी हम चाहते हैं कि भाई वेरिएंस भी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, यदि ऑब्वियस सी बात है वेरिएंस ज्यादा, यदि वेरिएंस ज्यादा यानी मेरा मॉडल ने सारे पॉइंट पकड़ लिए, तो एरर तो कम हो गई, हो गया, ऑब्वियस सी बात है। यानी जब उसने सारे पॉइंट पकड़ लिए, वेरिएंस ज्यादा हो गया, तो बायस तो कम हो गई। यानी मेरा मॉडल कह रहा है कि आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पैटर्न इन द डेटा। तो जब उसको समझ में आ रहा है तो एरर हो ही नहीं रहे, एरर कम हो गए। तो देखो ये बढ़ा तो ये घटा, और ये मैंने आपसे कहा था कि वेरिएंस और बायस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ट्रेड ऑफ है, ये लड़ाई है। और यदि एरर ज्यादा या बायस ज्यादा, तो सीधी सी बात है वेरिएंस कम है। ओके, यदि मेरा मॉडल डेटा पॉइंटों को पकड़ ही नहीं पा रहा, तो हम चाहते हैं भाई कि दोनों के बीच में जो है वो व्यवस्था हो, वो सही और उचित व्यवस्था हो। ठीक है, ना तो मेरे को ज़्यादा एरर चाहिए और ना मेरे को ज़्यादा वेरिएंस चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को बनाऊंगा, बताऊंगा, जिससे कि जो है मुझे प्रॉपर आंसर मिले। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इंटरव्यू परस्पेक्टिव है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होना चाहिए डेटा के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। ठीक, तो ऐसा है यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से ही बता दूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो मैंने बोल ही दिया आपको। ठीक है, एंड ये उसका जो है आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन एरर जो हमें मॉडल से मिलता है, वो ऐसा होना चाहिए बायस का स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस इररिड्यूसिबल एरर। इररिड्यूसिबल एरर वो एरर होता है जो कि भाई आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो बायस तो आपका जो है हाउ मच जो डिफरेंस है प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच में, उसका स्क्वायर मारो। वेरिएंस मैंने बोल ही दिया आपसे, अलग अलग ट्रेनिंग डेटा सेट पर कैसा वेरिएबिलिटी है, यानी कि वही पॉइंट और मीन के बीच का डिफरेंस। और इररिड्यूसिबल एरर वो एरर है जो कि आप रिड्यूस नहीं कर सकते किसी भी मॉडल पे, टिपिकली ड्यू टू इनहेरेंट नॉइस या रैंडमनेस, मतलब डेटा में अंदर में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो आप कम नहीं कर सकते। तो ये रिलेशनशिप है बायस और वेरिएंस की, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं सामने, दिस इज एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन एरर, ईपीई के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इतना आपको बताना है, समझना है। ठीक है, एंड हम कई टेक्निक लगा के जो है कोशिश करते हैं कि एरर कम हो, वेरिएंस भी व्यवस्थित हो, हाई वेरिएंस हो वैसे, लेकिन इतना भी हाई नहीं कि वो नॉइस को पकड़ने लग जाए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि बायस कम वेरिएंस ज़्यादा, तो भाई मेरे को अच्छा स्कोर मिलेगा और ठीक है मैं निकाल ले जाऊंगा अपना मॉडल। ओके, तो इस तरीके से इनके डायग्राम बने हुए। हम ये चाहते हैं, क्या सही है, लो वेरिएंस तो नहीं चाहते, लो बायस जरूर चाहते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, लो वेरिएंस एंड लो बायस पे आपको जो है वो इस प्रकार से मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, मैंने ऊपर कहा कि हाई वेरिएंस हम जो है इतना भी ज्यादा हाई नहीं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाई को मतलब फिर वो नेगेटिव मत ले लीजिएगा आप उस बात को, इतना भी हाई नहीं। ओके, मतलब मीडियम तक चलेगा। तो यहां पर वो डायग्राम बनाया गया, लो बायस यानी कम एरर और कम वेरिएंस। तो रियल डेटा आपका, ये आप सर्कल के अंदर देख रहे हो, और जो स्टार है ना, ये प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं, तो मेरे को इसी रीजन में मिल रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे यही मिल गए प्रिडिक्शंस और एक्चुअल दोनों। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है जब बायस और वेरिएंस दोनों कम हो। देन हाई वेरिएंस और लो बायस में ये स्थिति बनती है, मॉडल ओवरफिट हो गया, यानी प्रिडिक्शन मेरे रियल डेटा के बाहर जा रहा है, आउटसाइड है। ये देखो, ये प्रिडिक्शन यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, तो रियल के बाहर जा रहे हैं, ये ओवरफिटेड मॉडल हो गया। हाई बायस और लो वेरिएंस का मतलब यह है कि ये मेरा रियल डेटा है और ये मेरे पॉइंट्स है, ये तो और ही दूर जा रहे हैं पॉइंट्स। और ये हाई बायस और हाई वेरिएंस, यानी ये रहा रियल डेटा और ये है आपका प्रेडिक्टेड डेटा, कहीं पर कुछ तो भी जो है यहाँ इनका प्रेजेंस है। ओके, सो समहाउ व्हाट, मुझे ये भी नहीं चाहिए ओवरफिटेड, मुझे अंडरफिटेड भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। इस तरीके से आपका होना चाहिए, यहाँ कहा गया लो बायस एंड द लो वेरिएंस से होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं एवरेज तक ले जाऊं इसको, और बायस भी कम ही हो तो चला लेंगे। तो ओवर फिटिंग नहीं होना चाहिए और अंडर फिटिंग भी नहीं होना चाहिए। और ये वाला केस भी मुझे वैलिड नहीं लग रहा, जहां पर बायस और वेरिएंस दोनों हाई हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट एट ऑल अ फीजेबल केस, इसको भी डिस्कार्ड करते हैं अपन। ठीक है, तो एक बात है आपकी बायस और वेरिएंस की। ओके, नाउ अब क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, एलआर, जिसमें आपने ये समझा कि मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फॉलो हो रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ये आपने समझा। ओके, अब यहां ये कहा गया था कि x और y में लीनियर रिलेशनशिप है। ओके, लेकिन मान लो ये जरूरी भी तो नहीं है। यदि लीनियर रिलेशनशिप नहीं हुई तो एक्स और वाई के बीच में, तो क्या करोगे आप? यदि आपके पास ऐसा डेटा है वेर यू आर हैविंग वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी, यानी ये तो डिग्री 2 हो गया, तो यानी पॉलिनोमल हो गया, ये तो डिग्री 2 का मतलब ये पॉलिनोमल हो गया, हायर ऑर्डर हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या आपकी लीनियर रिग्रेशन काम करेगी, ये वाली इक्वेशन काम करेगी? तो भाई सीधी सीधी बात है, डेटा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर वो मेरा जो डेटा है वो ऐसा है, और मैं जो प्रिडिक्शन निकाल रहा हूं वो, या ये जो पॉइंट्स निकाल रहा हूं वो इस पर आ रहे हैं या इसके आइट साइड बड़े क्लोजर आ रहे हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये लीनियर रिग्रेशन का केस था। लेकिन अब स्थिति बदल गई, डेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, डेटा ऐसा है, और अब यदि तुम प्रिडिक्शन ऐसा वाला करवाओगे, लाइन वाला, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो, क्रॉस डॉट पे आ ही नहीं रहे, तो यहां लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाएगा और आपको स्कोर कम आएंगे। क्यों? क्योंकि आप इन पॉइंटों को, क्रॉस को आप इन डॉटेड पे ओवरलैप करवा ही नहीं पाओगे, तो ये गुड फिट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो खत्म हो गया, वर्स्ट फिट हो गया है।
तो भाई वही था, आपने हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वाला प्रोजेक्ट करा, वहां पर आपको प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट करना था। आपके पास हाउस के कॉन्फ़िगरेशन थे, यानी कि कितने स्क्वायर फीट का घर है, कितनी बालकनी है, कितने रूम है, BHK, या आपने सब पूरा नोटिफाई करा वहां पर। इसके बिहाफ में आपने मॉडल को ट्रेन करा था, और आपने अज्यूम करा था कि भाई स्क्वायर फीट का प्राइस के साथ लीनियर रिलेशनशिप, बालकनी का प्राइस के साथ लीनियर रिलेशनशिप, BHK का प्राइस के साथ लीनियर रिलेशनशिप, ये आपका अजम्पशन था कि सब लीनियरली रिलेशनशिप है और आपस में ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इनको आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये आपने ऐसा अज्यूम करा था, क्योंकि ये एल्गोरिदम क्या करते हैं, अजम्पशन मांगती है कि अज्यूम करो कि तुम्हारा डेटा ऐसा है, फिर हम में रखो, नहीं है तो पहले हमारे अजम्पशन फॉलो करो, उसके बाद देखेंगे। तो ये थी बात। अब स्थिति बदली, ऐसा हो सकता है कि कोई फीचर जो आप अज्यूम कर रहे हो लीनियर, वो ना हो, लीनियर रिलेशनशिप में तो नहीं है, और पॉलिनोमियल रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो यदि पॉलिनोमियल रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन फेल। ठीक है, ये फेल हो जाएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी के लिए आया है आपके पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी एक प्रकार का रिग्रेशन है, जिसमें आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच की रिलेशनशिप निकालते हो, और वो nth डिग्री होती है, n डिग्री पॉलिनोमियल, यानी टू की पावर हो या 3 की पावर हो, या जो भी हो वो रिलेशनशिप होता है। यहां पर भी वही करते हो तुम, MSC जो तुमने लीनियर में करा था वही यहां पर फॉलो करोगे। एरर वेरर सब वैसे निकलेंगे, अलग कुछ नहीं। हाँ, हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन को स्पेशल केस बोलते हैं लीनियर का। ठीक है, सो विल कंसिडर दिस थिंग एज अ स्पेशल फॉर लीनियर रिग्रेशन। यहां पर क्वाड्रेटिक हो सकती है, कुछ भी है, ले लो आप सेकेंड डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेटिक ले रहे हो तो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी, और वो बढ़ भी सकती है, कोई इशू नहीं है। ये देखो टाइप ऑफ, ये तो लीनियर होते हैं, ये लीनियर रिलेशनशिप है, अभी तक तो ये लेकर चल रहे थे, अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके अजम्पशन क्या है, मतलब इनको अप्लाई करने के पहले, पॉलिनोमियल रिग्रेशन को अप्लाई करने के पहले डेटा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अजम्पशन क्या है? तो अजम्पशन ये है कि भाई आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कर्व लीनियर, यानी वही कर्व बने और हायर डिग्री का रिलेशनशिप शो करे, तो वही कहा गया पहले दो पॉइंटों में पॉलिनोमियल रिलेशनशिप हो। फिर ये कहा गया कि फीचर्स आपस में इंडिपेंडेंट हो। हाँ भैया, ये तो उसमें भी थे, फीचरों में आपस में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, टारगेट के साथ रिश्ता होना चाहिए। ठीक है, आपस में नहीं, आप गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए आप, बाकी सब छोड़िए। तो वेरिएबल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट दे शुड बी इन अ गुड डिपेंडेंस विद द टारगेट। एरर आप वही निकालोगे जैसे करते थे, MSC मीन स्क्वायर एरर, जो आपने लिखा था ना, YP माइनस YA का होल स्क्वायर का समीशन अपॉन n, ये आपका MSC था, यही करोगे यहां पर भी। ठीक है, और वही उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नॉर्मल होना चाहिए, तो MSC में भी था, वही स्थिति बता रहा है। ठीक, अब ये देखिए, हमें कब चाहिए रहता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, जब आपका लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाए, यानी इसने बहुत बुरा परफॉर्म करा। और परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हो, आपने देखा ही था, इवेल्युएशन क्राइटेरिया, यानी आपका MSC बहुत बड़ा आ गया, मीन स्क्वायर एरर बहुत बड़ा आ गया, R2 स्कोर गड़बड़ा गया, R2 स्कोर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, आपका स्कोर आ रहा है 0.1, तो भैया सीधी सी बात है, गड़बड़ है। स्कोर कम आ रहा है यानी पॉइंट आ ही नहीं रहे, फिट ही नहीं हो रहे पॉइंट, R2 स्कोर कम आ रहा, तो ओके। तो हो सकता है कर्व वर्व हो और तुम लाइन लगा रहे हो, ऐसे में यूज करेंगे।
तो यहां पर पॉलिनोमियल रिग्रेशन काम आएगा और ये इस तरीके की स्थिति बनेगी। यदि आपके पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है और तुम लाइन बना रहे हो तो भाई गड़बड़ कर दी तुमने, तुम्हें कर्व बनाना पड़ेगा तो जाके पकड़ पाओगे पॉइंट। ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन करता है। ओके, तो पॉलिनोमियल डज नॉट रिक्वायर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू बी लीनियर। उसमें ये जरूरी नहीं है लीनियर वीनियर, नॉन लीनियर होगी ना तो यार, लीनियर कहां से होगी। और हम तभी यूज करते हैं जब आपका लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाता है, बस ये सही बात है। ठीक है, सो आप यदि स्कोर अच्छा नहीं आ रहे हैं तो आप अपने मॉडल जो यूज कर रहे हो उसकी डिग्री बढ़ाओ, आप 2 करो 3 करो, देखो कहां पर स्कोर अच्छा आ रहा है, इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ द मॉडल। लेकिन उसमें देखो आप कैसे क्या होता है, बस यही ध्यान देना है कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग वाले लफड़े ना हो। अंडर फिटिंग तो खैर हो ही रही थी, ओवर फिटिंग ना हो। अंडर फिटिंग इसलिए हो रही थी कि तुम्हारा मॉडल पकड़ ही नहीं पा रहा था पॉइंट, तो अंडर फिटिंग हो रही थी। और मैं बड़ा चाह रहा हूं कि यार वो पॉइंट पकड़ ले, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सारी पॉइंट पकड़ ले, तो ओवर फिटिंग हो जाएगी। तो इसी व्यवस्था के साथ चलना पड़ेगा अपन को, देखना पड़ेगा क्या है। सो व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड रिग्रेशन, पॉलिनोमियल वाला क्या है इसके पीछे का गणित। वो कह रहा है कि देखो भाई ये तो लीनियर रिग्रेशन होता है, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है, और ये मेरा पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन सिंपल वाला यानी कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन का मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट साथ में उनके ऊपर हायर डिग्री और एक डिपेंडेंट। तो भाई इसको वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको ऐसा लिख सकते हो आप मैट्रिक्स एट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो कैसे लिख सकते हो, ये तो सर दिखा दी तो मैंने फोटो कि ऐसा लिख सकते हो। ऐसा लिख कैसे सकते हैं वो भी बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ समझ जाएंगे। ठीक है, समझाएं आपको कैसे लिखते हैं ये चीज। तो भाई बात ये है कि आप अपना डेटा लो, ये लो, ये तुम्हारा डेटा, ठीक है, ये है डेटा। लेट अस सपोज x1 x2 ये मेरे फीचर, ये मेरा टारगेट। ओके, हो गया। एंट्रियां मेंशन कर दो यहां पर, एंट्री जो भी हो, जस्ट राइट द एंट्रीज। तो मैं, अच्छा, ये कहा गया कि सर अभी अपन थोड़ी देर के लिए माने कि लीनियर रिलेशनशिप, ये कहा गया। तो यदि लीनियर रिलेशनशिप है तो मैं क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू लीनियर रिग्रेशन, इसे क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, ऐसा मैं लिख सकता हूं यदि इनमें लीनियर रिलेशनशिप है तो। where beta naught, beta 1, beta 2 are the coefficients, x1 x2 are the variables and y is the target। ठीक है भाई। अब बात यह है कि आप के पास ये डेटा है और इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखूं, ये जो पॉइंट्स हैं यार इनको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, ये रही, जिसमें ये कॉलम x1 है, ये कॉलम x2 है, और जो मेरी डेटा की एंट्रियां हैं वो भाई मैं मेंशन कर दूंगा, यहां पर लिख दूंगा इसमें। दैट इज इक्वल टू y, ये पूरा, इसकी भी मैट्रिक्स बना दो, 1D मैट्रिक्स। ठीक है,
लेकिन भाई ये y के बराबर तब होगा जब इसके ऊपर ये वाली कलाकारी होगी, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू से मल्टीप्लाई होगा तभी तो होगा ये y के बराबर, ऐसे थोड़ी ना हो रहा y के बराबर। तो इसकी भी बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, इसकी भी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी तभी होगा। ठीक है, तो ले लीजिए यहां पर उसकी भी मैट्रिक्स, बीटा नॉट, बीटा वन एंड बीटा टू, ये मैट्रिक्स लेना पड़ेगी आपको, तभी जाके इसका हर एक पॉइंट जो अपने करस्पॉन्डिंग है उससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि x1 है, ये बीटा वन से मल्टीप्लाई होगा, x2 जो है वो बीटा टू से मल्टीप्लाई होगा, एंड बीटा नॉट तो अच्छा इसमें भी खेल है, रुको मैं बताता हूं क्या क्या है। ये जो इक्वेशन लिखी है ना, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2, एक काम करते हैं यहाँ पे कि जो बीटा नॉट है वो बेचारा अकेला है, उसके साथ ना x1 x2 कुछ है ही नहीं, तो क्या करते हैं यहाँ पर वो बीटा नॉट को वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड फिर लिखते हैं प्लस बीटा वन x2 प्लस बीटा टू x3, अरे नहीं x2 लिखें, बीटा वन x1 एंड बीटा टू x2 ऐसा लिखें। यहां बस वन से मल्टीप्लाई करना है, वन से। और जब मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता हूं, ये वन x1 x2 ये वाली, तो मैं पहले x1 x2 लिख रहा था, अब मैं वन x1 x2 लिखूंगा, ऐसे बनती है। तो जो वन है ये वन 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 सबसे वन से फिल होगा ये, और x1 x2 इन वैल्यू से फिल होगा जो आपके डेटा में है, ये उनसे फिल होगा। ठीक है, यहां पर वो वाली वैल्यू आएंगी एंड डॉट हियर मेरा वो बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू होगा, यहां पर ये होगा बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, ये इसकी मैट्रिक्स होगी इक्वल टू y, यानी वही y की जो भी वैल्यूज हैं वो सारी यहां पर होंगी। इस तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस डेटा का। ओके, तो बात समझें आप इससे। ठीक, उन्होंने यही बनाया, बस अंतर इतना हुआ कि उन्होंने यहाँ x1 स्क्वायर कर दो, मतलब डिग्री बढ़ा दो x की, और कुछ भी नहीं है। जो आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो उसने x1 x ये डिग्री बढ़ाई और कुछ नहीं करा। और ये मैं सोचना ये x1 x1 ये रो की एंट्रियां हैं, ये रो की एंट्रियां हैं, यहाँ पर वो भर रखी है उसने, और कुछ नहीं है। और ये बीटा नॉट, बीटा वन और ये सारी चीजें, इसने प्लस में एक एरर और जोड़ दिया बस, कि हो सकता है एरर वगैरह हो तो एक एरर और जोड़ दिया यहाँ पर। तो यहाँ डब्ल्यू एक्स प्लस बी होता है ना बायस, तो एरर जोड़ दिया उसने और कुछ नहीं करा। ठीक है, यह है डब्ल्यू, यह है एक्स और यह है बी बायस। तो आपकी इक्वेशन ये होती है ना डब्ल्यू एक्स ऐसा करके, तो उसने एरर टर्म जोड़ दिया। वैसे तो बायस इसी को लेते हैं, ये जो वन है ना इसी को लेते हैं, उसने अपनी तरफ से कुछ और भी एरर यहाँ पर ऐड कर दिया। मैंडेटरी नहीं है लेकिन ठीक है, वो वहां लगा हुआ है तो लिख दिया है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का। ठीक है, ओके, तो इसका भी कॉस्ट फंक्शन, अच्छा इसका जो कॉस्ट फंक्शन है पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, वो भी इसी की तरह है, लीनियर की तरह ही है। यही तो पढ़ाया था मैंने, लीनियर का कॉस्ट फंक्शन यही तो था, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाई एन, यही पढ़ाया मैंने।
ओके, तो वो भी यही है, बस अंतर एक है कि ये जो आपकी ये वैल्यू होती है ना y की, लीनियर में एम एक्स प्लस सी होती है, यहां पर ये नहीं होगी एम एक्स प्लस सी, यहां पर डिग्री वाली होगी, ये हायर डिग्री वाली होगी, मतलब बीटा नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टी, ये ऐसी होगी डी हायर डिग्री, ये लीनियर नहीं होगी, बस इतना अंतर है, बाकी सब चीजें सेम। ओके ठीक, तो ये है आपका पॉलिनोमियल का कॉस्ट फंक्शन, ये वाला, कि प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल का होल स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। इसको सॉल्व वॉल्व नहीं करना अपन को, कोई कुछ आगे जाना नहीं है, बस वो बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन परस्पेक्टिव है। ठीक है, तो वही हमें कम करना रहता है कि भैया इसका भी कॉस्ट फंक्शन कम करो तभी जाके एरर कम होंगे, एंड कॉस्ट फंक्शन जीरो हो गया तो तुम आइडियल हो गए, ठीक है, मतलब तुम्हारे एरर कम हो गए तो तुम्हें स्कोर अच्छे मिलेंगे, ये वाली बात है। ओके, एंड आपने देखा था कि भाई मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था पार्शल, आपका जो लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन था वाई पी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर का समीशन बाई एन, यहां पर मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा था, डेल्टा डेल्टा ये कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा एम स्लोप के रेस्पेक्ट में पार्शियल और बायस के रेस्पेक्ट में पार्शियल, ये करा था मैंने। ओके, तो यहां पर भी ऐसा ही है, और क्यों करा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, द रीजन इज कि भाई मेरे को कॉस्ट कम करनी है, एरर कम करनी है और स्कोर बढ़ाने, एक्यूरेसी बढ़ानी है, यानी मुझे मिनिमा निकालना है, मिनिमा। तो मैथ्स में आपने पढ़ा ना कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा, तो वही वाली बात है, मिनिमा आपको निकालना है, यहां तक पहुंचना है आपको, यानी आप किसी पॉइंट से शुरू करोगे एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू रीच मिनिमा, यानी आपका जिस समय कॉस्ट फंक्शन सबसे कम हो गया, किस पे कम होगा वो उन्हीं एम और बी यानी उन्हीं स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है जिस पर मेरा कॉस्ट फंक्शन सबसे कम हो जाए, यही मेरा आइडेंटिफिकेशन है, ये मेरा काम है, यही मेरा मिनिमा ढूंढने का तात्पर्य है। ठीक है, तो वो बना के बता रहा है डायग्राम कि आपका कॉस्ट फंक्शन जो है आपको कम करने का है, ठीक है, और जो है वो आप देखिए क्या होना चाहिए, तो किस वेट पर सबसे कम होगा वो, किस स्लोप पर कम होगा वो देखना है। ठीक, तो एक बात हुई पॉलिनोमियल रिग्रेशन की, इसका कोड भी है मेरे पास, ठीक है, ये रहा पॉलिनोमियल रिग्रेशन का कोड। क्या करा मैंने यहां, देखिए, आई टुक बेसिक लाइब्रेरीज नमपाई मैटप्लॉटलिब, ये ले ली मैंने, एक मैथ्स वाली और एक डेटा विजुअलाइजेशन वाली, मैंने लीनियर रिग्रेशन उठा लिया। देखिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन का ही स्पेशल केस है, अलग से कोई वाली बात नहीं, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ एलआर। ठीक है, तो भाई मैंने लीनियर रिग्रेशन उठाया, लीनियर मॉडल से लीनियर उठाया और बोला कि भाई मेरे पास पॉलिनोमियल फीचर है, ठीक है, बस बात खत्म हुई। यहां पर कोई डेटा बना दिया अपने मन से, x इक्वल टू 2 रैंडम, कोई भी रैंडम डेटा बना लिया, और जो टारगेट है उसकी पॉलिनोमियल रिलेशनशिप दे दी उस डेटा के साथ, यानी देखो 3x² यानी x को मैंने स्क्वायर मार दिया, यानी पॉलिनोमियल रिलेशनशिप हो गई y के साथ, टारगेट के साथ, तो x² x, तो ये x तो लीनियर है लेकिन ये x² करके मैंने पॉलिनोमियल रिलेशनशिप में कर दिया y को, ठीक है, ये काम हो गया। ओके, तो ये 100 डेटा पॉइंट्स बना दिए, एक ही रो ली है, और जो भी रैंडम नंबर आ रहा होगा उसमें से 1 को निपटा दिया, तो यार तुम्हारी इच्छा, करना है नहीं करना, निपटा रहा नहीं निपटा तुम्हारी इच्छा, तो लिखा गया है बस, ये ऐसा करा।
ओके ठीक, तो फिर भाई ये करने के बाद आगे बढ़े एंड अपने डेटा को स्प्लिट करा, 80% ट्रेनिंग करा, 20% टेस्टिंग करा, तो ये वो वाली स्टेप लिखी गई है, ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड करा। और मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई डिग्री 2 की रिलेशनशिप है, डिग्री 2, दिस इज द रिलेशनशिप। ओके, बिटवीन द टारगेट एंड द वेरिएबल। ओके, तो पॉलिनॉमियल फीचर में ये 2 आ गया, मैंने अपने जितने भी फीचर्स हैं ये ट्रेन वाले उसको फिट कर दिए पॉलिनॉमियल में, तो और टेस्ट वालों को भी फिट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको भी डिग्री 2। ये कर दिया। अब मैंने अपने लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन करा। अब जो ट्रेनिंग हो रही है पॉलिनॉमियल फीचर पे हो रही है, लीनियर फीचर पे नहीं हो रही, पॉलिनॉमियल पे हो रही, डिग्री 2 वाले पे। सो दैट्स व्हाट यू डिड कि भाई मेरे पास डिग्री 2 का के फीचर हैं और मैं इनमें ये पॉलिनॉमियल फीचर में अपने एक्सट्रेन की वैल्यू रखना चाहता हूं, तो रखी मैंने, उसमें फिट करी, तो नाउ दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिनॉमियल, डिग्री 2 पे कन्वर्ट हो गए वो, और कन्वर्ट होगा तो अब मैंने उनको रख दिया मेरे मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर अब रखा है, पहले तो उन्हें ट्रांसफॉर्म करा डिग्री 2 में कि तुम बदल जाओ, तुम हायर डिग्री में हो जाओ, क्योंकि मेरा लीनियर रिग्रेशन हायर डिग्री नहीं पकड़ता, वो लोअर डिग्री या डिग्री 1 पकड़ता है बस। आपको मैं बदल रहा हूं डिग्री 2 में, रखा यहां पर, ट्रेन करा, मतलब मेरा मॉडल यहां फिट, मतलब यहां से ट्रेनिंग हो गई, फिर उससे प्रिडिक्शंस निकाल दिए और उनका प्लॉट बना दिया एट द एंड, और एरर निकाल, प्लॉट तो खैर अपनी जगह है, एरर निकाल रहा हूं मैं। तो ट्रेनिंग एरर जो है वो आप देखिए 0.99, मतलब एमएससी देखो कितना है 0.99, ट्रेनिंग और टेस्टिंग का पॉइंट, ये 0.99 और 0.92, मतलब बहुत कम एरर आ रहा है। ठीक है, तो ब्लू वाले ट्रेनिंग डेटा है, रेड वाले टेस्टिंग डेटा है, और ये ट्रेनिंग का प्रोडिक्शन ग्रीन से बता रखा, मतलब वो ऐसा चल रहा है, और टेस्टिंग का प्रोडिक्शन येलो से बता रखा। नॉट एग्जैक्टली, वो तो रैंडम डेटा था, कुछ तो भी लिया था मैंने यहाँ, तो जो ऐसा डायग्राम आ रहा है, जो शो हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा को का स्कैटर प्लॉट बनाया, टेस्टिंग डेटा का स्कैटर प्लॉट बनाया, ट्रेन, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन प्रिडिक्शन का लाइन बनाया, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का लाइन बनाया, बस कुछ नहीं करा, ये बस सिंपल से प्लॉट है, ये चीजें कर दो। ये मेरा पॉलिनोमियल रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन है। ये छोटा सा कोड बहुत काम का है और दमदार है, क्योंकि क्या होगा यदि तुम लीनियर रिग्रेशन से फेल हो जाओगे, यदि फेल हो गए तो उसके बाद यहां से कहानी शुरू कर देना। यदि आप फेल हो गए, लीनियर का स्कोर अच्छा नहीं आया, तो जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट, तो आप पहले 2 में कन्वर्ट करो अपने डेटा को, फिर उससे प्रिडिक्शन करो, फिर उससे स्कोर निकालो। उससे भी अच्छा नहीं आ रहा लेकिन इंप्रूव हुआ तो 3 में करो, तो डिग्री इक्वल टू 3 कर देना, और फिर देखना स्कोर क्या आ रहा है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये लाने के लिए। ओके ठीक, तो ये चलेगा। ये मेरा पॉलिनोमियल रिग्रेशन था। ऑलराइट, ठीक है, चलिए, तो मैं अभी ये लीनियर रिग्रेशन खत्म करा, मैंने अगले टॉपिक पर मैं आ रहा हूं, इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि ये रिग्रेशन था। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, सो मत जाना, आई होप सो नहीं रहे हो, क्योंकि कुछ बोल तो रहे नहीं हो आप लोगों ने, कहीं कोई हरकत अभी दिखाई नहीं, मतलब आपको शायद चीजें समझ में आ रही हो, कोई ये मुझे सिग्नल मिला नहीं। ठीक है, निखिल कह रहा है सर समझ में आ रहा है सर, सुन रहे हैं, जागे हुए हैं। हर्षित भी कह रहा है सर ठीक है, बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है। ओके हर्षित, व्हाट इज द टाइम इन कोरिया राइट नाउ? सॉरी, 12 बज गए सर, अभी अच्छा रात, 12:48।
अच्छा 12:40, आप इतनी रात में, मतलब हमको तो चलो ठीक है, आपको आपको नींद नहीं आ रही, ये बड़ी बात है। हाँ सर, क्योंकि सुबह 6 बजे ऑफिस जाना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा सुबह 6 बजे ही, और आप 12 बजे के बाद तक अभी जगे हुए हो, क्लास सुन रहे हो? हाँ वही सर, 6:40 को गाड़ी आती है। अच्छा। फिर सुबह 7 तक तो जॉब जॉब स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और आप रिटर्न कब होते हो वहां से? शाम को अभी तो वर्कलोड काफी सर, शाम को 7-8 होती है फिर। आप सुबह 7 बजे जा रहे हो, शाम को 7-8 बजे आ रहे हो हर्षित, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ सर। और आपको सोने या रेस्ट का भी टाइम नहीं मिल पा रहा फिर तो। हाँ, मिल ही नहीं रहा है, इसलिए क्लास मिस हुए सर बीच में। अच्छा चलो ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि एक बार पूछ लेना चाहिए। हाँ ठीक है, सर, कोई अब बात नहीं एक है। आया तो। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके चलिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ लॉजिस्टिक रेगुलेशन का। ऑलराइट, तो बस मुझे ऐसा लगा हर्षित से बात करना चाहिए। ये कोरिया में है, साउथ कोरिया में, एम आई राइट हर्षित? यस सर। हाँ, नॉर्थ कोरिया तो भैया वैसे ही खतरनाक है, वो किम जॉन उन वाला। हाँ। ठीक है, तो कोरिया भी दो हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। ठीक है, पहले तो एक ही थे, फिर बाद में ये लड़ाई झगड़े के चक्कर में अलग अलग हो गए। ओके, तो साउथ कोरिया जो है वो मतलब ठीक ठाक है वहाँ पर व्यवस्था। नॉर्थ कोरिया जो है वो मतलब वो वर्ल्ड से इतना इंटरेक्ट करते ही नहीं है। वहाँ क्या, वहाँ तानाशाही है नॉर्थ कोरिया में, और किम जॉन उन है वहाँ का तानाशाह। ठीक है, तो जो वो बोलता है वही काम होने का। वहाँ के लोग वैसे ही, उनको वैसे ही जीना पड़ेगा जैसा किम जॉन उन बोलता है। और ये तानाशाही चीन में भी है। ठीक है, वहाँ भी वहाँ कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं होते, वहाँ भी सिर्फ तानाशाही चलती है। ऐसे कई देश हैं जहाँ पर तानाशाही चलती है, इलेक्शन विलेक्शन नहीं होते। ठीक है, तो ये नॉर्थ कोरिया जो है अलग है, और वो मिसाइल टेस्ट करता रहता है हमेशा। ठीक है, कई बार करता है, करते रहता है मिसाइल टेस्ट, और अमेरिका से बनती नहीं है उसकी। लेकिन अमेरिका कुछ उसको बोल भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास है न्यूक्लियर। जिनके पास नहीं होता अमेरिका उनको दबा देता है, जिनके पास है बस उससे बस ऐसे ही चलती रहती है, कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, बाकी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के डिस्प्यूट हैं। नॉर्थ कोरिया चाहता है कि भाई तुम मुझसे मिल जा, पूरा कोरिया हम पहले पुरानी तरह एक कर लें जो टूटा था, लेकिन साउथ नहीं मिलना चाहता। तो ये उनकी लड़ाई है, और अमेरिका साउथ कोरिया की मदद करता है इस डिस्प्यूट में। वो हर जगह अपनी टांग अड़ाने वाली बात है। ठीक है, ये मेरे को थोड़ी बहुत ये ज्योग्राफी की और ये बातें पता है तो मैंने बोली। खैर एनीवेज, अब आपने रिग्रेशन करा तो मैं आपसे थोड़ा सा और टाइम लेकर क्लासिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। तो मशीन लर्निंग में आपने पढ़ा था सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, ये चीजें पढ़ी थी आपने। सुपरवाइज आप ये कह रहे हो कि सर मेरे पास टारगेट है, डेटा में टारगेट वेरिएबल है। ओके, तो वो सुपरवाइज है, लेबल्ड डेटा है तो वो सुपरवाइज है। और अनसुपरवाइज में लेबल्ड डेटा नहीं है। ओके, वहां कोई टारगेट वेरिएबल होते ही नहीं। सुपरवाइज में आपने कहा सर मैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दो प्रकार की चीजें हैं जो कर सकता हूं। रिग्रेशन में मेरा जो टारगेट है वो कंटिन्यूस है, और क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जहां पर टारगेट कंटिन्यूस नहीं है। यहां पर टारगेट जो है वो डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल है। इसका मतलब क्या? यानी कि आपके पास डेटा कुछ इस प्रकार से है, ये आपका डेटा है। ठीक है, एंड ये जो टारगेट है आपका, ये 0 1 0 1 कुछ इस तरीके से। ओके, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ए बी, ए बी। तो ये कैटेगरिकल होता और ये डिस्क्रीट होता। डिस्क्रीट यानी नंबर के फॉर्मेट में, और नंबर बोले तो काउंटेबल। कैटेगरिकल बोले तो क्लास, ए बी सी वट एवर।
तो यदि आपके डेटा में ये व्यवस्था है तो आप मान के चलिए कि ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। इसको आप रिग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये भी बताऊंगा, ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं जो एल्गोरिदम है उसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये पढ़ रहे हैं हम। अब आप बोलोगे सर लगा तो आपने रिग्रेशन रहा है और कह रहे हो कि सर ये क्लासिफिकेशन है, ये कैसी बात हो गई? क्योंकि रिग्रेशन में तो आपने कहा था कि सर जो टारगेट है वो कंटिन्यूस होता है, और आप पढ़ा रहे हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन और बोल रहे हो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ये क्लासिफिकेशन से डील कर, ये कैसे हो गया? हाँ तो भैया ऐसा ही है। क्या हुआ था कि हमारी सबसे पहले वो लीनियर रिग्रेशन वाली एल्गोरिदम बनी थी, वही थी एलआर, लीनियर रिग्रेशन। और उससे जैसा हम प्रिडिक्शन कर रहे थे वैसे ही प्रिडिक्शन करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये ऐसी प्रॉब्लम से फंस गई ये वाली कि तुम्हारे पास टारगेट कंटिन्यूअस ना होते हुए डिस्क्रीट हुए। और लीनियर रिग्रेशन हमेशा जो आउटपुट देता है वो कंटिन्यूअस देता है। लीनियर रिग्रेशन कभी भी आउटपुट डिस्क्रीट नहीं देता, वो कंटिन्यूअस देता है। यानी यदि आप उसको ये वाला डेटा पकड़ा दोगे ना लीनियर रिग्रेशन को, और उसको ट्रेन करोगे तो वो आउटपुट देगा 0.5, 0.6, 0.3, वो ऐसा आउटपुट देगा, वो 0 और 1 नहीं देगा। और भाई मेरे को तो चाहिए 0 और 1, और तू ये वाले आउटपुट दे रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है लीनियर रिग्रेशन यहां पर काम नहीं करेगा। लेकिन हुई बात ये थी कि लॉजिस्टिक जो है, आप कह रहे हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये क्या लीनियर रिग्रेशन के बाद आया था और उस समय कोई अलग से नाम रखने का ऐसा कुछ नहीं था, तो इसको उन्होंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही बोल दिया। बोल दिया कि यार आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, अलग से कोई क्लासिफिकेशन करके नहीं बात हुई, क्योंकि इन्होंने इसको स्पेशल केस माना और ये कहा कि जो मेरा लीनियर रिग्रेशन नहीं कर पा रहा था वो तुम कर रहे हो, तो तुम हो रिग्रेशन ही, लेकिन ये वाले केसेस को तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा नाम हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हैं। वो बाद में जब अपना दिमाग चला और अपन ने बोला नहीं भाई ये तो क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो फिर जो है आगे इसको हम क्लासीफायर की तरह देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। अब ये करती क्या है ये लॉजिस्टिक? भाई हमें तो वहां आपने लीनियर रिग्रेशन में ये समझाया था सर कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये समझाया था आपने। क्या ये चीज यहां भी होती है क्या? क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है क्या? तो भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता। यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में लीनियर हो या कोई पॉलिनोमियल हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो, ये हमारा इश्यू नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा ये बताइए फिर क्या रिलेशनशिप होती है टारगेट और इंडिपेंडेंट के बीच में, क्या रिलेशनशिप है, क्या मान के चलते हो तुम? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने कहा कि भाई हम मान के चलते हैं लॉजिट फंक्शन, ये मान के चलते हैं हम। तो बोला भैया लॉजिट फंक्शन क्या होता है, क्या कहते हैं इसे लॉजिट फंक्शन, ये क्या होता है? तो भाई मैं आपसे कहूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज बिल्ड लाइक दिस, ऐसा बनता है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ऐसा बनता है। और ये बात समझ में आ रही है कि सर ये लीनियर तो नहीं है, ये लाइन तो नहीं है, ये कर्व है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जिसको मैं सिग्मॉइड फंक्शन बोलता हूं, और यही लॉजिट है, इसको सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं और ये लॉजिट ही है। और ये होता है 0 से 1 के बीच में।
ओके, बिटवीन 0 to 1। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो मॉडल है, ये जो एल्गोरिदम है, ये मुझे आउटपुट में प्रोबेबिलिटी देती है, प्रोबेबिलिटी स्कोर देती है। ये 0 या 1 आउटपुट नहीं देती, ये प्रोबेबिलिटी देती है कि 0 की संभावना कितनी और 1 की संभावना कितनी, ये बताती है। तो आप संभावना निकाल लीजिए, यानी कि ये जो बना रहा हूं मैं सिग्मोइड, ये जो बना आपने सामने देखा, ये प्रोबेबिलिटी को ही दर्शा रहा है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, और यही मैंने बनाया था आपसे कि 0 से 1 के बीच में है ये, और ये बीच में है 0.5, ये थ्रेशोल्ड। यानी यानी आपको यदि मॉडल ने आउटपुट दिया 0.4, यानी सीधी सी बात है उसने आपको प्रोबेबिलिटी दी है 0.4, और 0.4 जो है थ्रेशोल्ड 0.5 से छोटी है, तो एनी वैल्यू विच इज लेस देन 0.5 उसका आंसर आएगा 0, एंड एनी वैल्यू विच इज मोर देन 0.5 उसका आंसर आएगा 1, क्योंकि ये 0.5 थ्रेशोल्ड है। ओके, तो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल प्रोबेबिलिटी देता है, इसको कभी दिमाग से मत निकालना, भूलना मत। ओके, और वो इसको फॉलो करता है, सिग्मोइड को। ये सिग्मोइड फंक्शन ही मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। ओके, और जो रिलेशनशिप है जिसको मैं लीनियर में mx+c बोलता हूं, वो ये नहीं, यहां नहीं काम करती। वो यहां पर जो रिलेशनशिप होती है वो होती है log ऑफ p/1 - p इज इक्वल टू mx+c। इस रिलेशनशिप को फॉलो करता है मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी। तो log of p/1 - p is equal to mx+c. This is followed by logistic regression. ओके, ठीक है। तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, मैं अगली क्लास में पूरी कहानी जो है वो उसको क्लियर कर दूंगा, क्या चल रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ओके, so let me stop presenting, let me stop